राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी, विनोद कुमार शुक्ला जी और कुमार श्रीकांत भाई। सर, आप तीनों लोग का स्वागत है हमारे शो पे। आज श्रीकांत जी प्रयागराज से नहीं, नन्हे भाई। बनारस केवल बनारस हम और विनोद जी प्रयागराज जी से। जी, बनारस बनारस से। तो मेरा आज जो मेन मुद्दा है। सर, गंगा मेरे यहाँ भी है। ठीक है, ठीक है, गंगा तो है ही है, जी गंगा जी तो है ही है। सर, मेन मुद्दा रहेगा संसद, नरेंद्र मोदी, एफआईआर और बंगाल। ममता बनर्जी एकदम अपने चिर परिचित अंदाज में जिहादिन बन के सड़क पे उतर चुकी है और एसआईआर का कट्टर पुरजोर विरोध कर रही है। श्रीकांत भाई, ओवर टू यू। सवाल आप पूछेंगे, मैं मॉडरेटर हूं। आए जी, दर्शकों का एक बार फिर से जय श्री राम। दरअसल संसद चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। एक रेणुका चौधरी हैं और वो अपने कुत्ते को ले आई। दरअसल कांग्रेस के जो मालिक हैं उनके पास एक पिद्दी है और रेणुका चौधरी के पास भी एक कुत्ता है जिसे वो संसद उठा लाई। मुझे लगता है संसद दिखाने लाई होंगी। बहरहाल संसद भी देखा, लेकिन संसद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और कल की अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की आप स्पीच देखें, तो उन्होंने किस तरीके से बोला और ये एक तरीके से डिक्टेट भी किया कि अगर विपक्ष ही बनना है और विपक्ष में भी आपको रहना है और विपक्ष का काम भी आप नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको टीचिंग कर सकता हूं, सिखा सकता हूं कि अच्छा विपक्ष कैसे बने। और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में 14 तारीख के आसपास जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एसआईआर और वोट चोर जो रैली राहुल गांधी करने जा रहे हैं, क्या उसमें ममता जुड़ेंगी? क्या एसआईआर के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, विपक्ष ही एकजुट है? और क्या ये एक बहुत बड़ा कहा जाए कि राजनीतिक टर्निंग पॉइंट होगा? और क्या कुछ है इसके पीछे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूं और आगे ही बात कर रहा हूं और पहला सवाल मैं सर से पूछ रहा हूं। सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या अनुपम सर, क्या ममता बनर्जी की छटपटाहट क्या इस बात को बता रही है कि आने वाले दिनों में ममता को उनकी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर? देखें, ममता बनर्जी के तमाम दोष हैं, लेकिन एक बात में मैं उनको बहुत फेयर मानता हूं। अभी मैंने उनका एक वीडियो अपने चैनल पे अपने उस पर घूमता है शेयर भी किया था, जिसमें वो कह रही थी खुलेआम डंके की चोट पर कि देखो, मुसलमान दूध देने वाली गाय है और इसके लिए मैं उसकी हर लात सहने को तैयार हूं, बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मतलब इतना डंके की चोट पर और इतना खुलेआम तो शायद ही किसी ने कहा हो। आपको याद रखना चाहिए कि ममता वही है ममता जिन्होंने 2005 में अपना इस्तीफा फेंका था पार्लियामेंट में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए, जो संसद में रोई थी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कि बांग्लादेश में घुसपैठ होती जा रही है और अमर बंगला शुनार बंगला खराब होता चला जा रहा है और साहब उसकी डेमोग्राफी बदलती जा रही है। इन्होंने इस इशू को उठाने वाली कदाचित सबसे पहली लोगों में से एक थी, लेकिन जिस समय वो वामपंथ के खिलाफ लड़ रही थी। तो कल तक जिनको भगाने के लिए वो इतना परेशान थी, आज वो उनको बचाने के लिए उतना परेशान है। जाहिर सी बात है, एसआईआर में उन्हें ये डर लग रहा है। एसआईआर किसी हद तक ममता को उल्टा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी कहकर बांग्लादेशियों में भगदड़ मचाने के लिए ममता स्वयं जिम्मेदार है। पहले आपने कहा कि ये बैकडोर से एनआरसी है, फिर ओवैसी जैसे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया बैकडोर से एनआरसी है, फिर कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया बैकडोर से एनआरसी है। तो जो एक मामूली सी वोटर लिस्ट की एक प्रक्रिया थी, उसने ऐसी भगदड़ मचा दी कि लाखों लाख आदमी भागने पे तैयार हो गया, भाग रहा है। देखिए आप, तो ये कहीं ना कहीं ममता भी इसके लिए दोषी हैं। एसआईआर पे और घुसपैठियों पर, दोनों पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो नए चीफ जस्टिस है सूर्यकांत साहब, उनका जो रुख नजर आ रहा है। आप देखें एसआईआर पर उन्होंने जितने लोगों को, तमिलनाडु को, केरल को, सबको डेट क्या दी, किसी को 2 दिसंबर, किसी को 3 दिसंबर, ये जानते हुए कि 4 दिसंबर को अभी बढ़ा नहीं था जब तक 1 हफ्ते, तब तक तो एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज 4 को खत्म हो रही थी।
वो 2 और 3 दिसंबर डेट दे रहे थे। एक बात और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भाई बिहार में एसआईआर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में इतना स्क्वीज किया जा चुका है, इतना निचोड़ा जा चुका है कि कोई कानूनी पहलू तो बचा नहीं है उसमें। आधार वाधार सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, तो अब किस तरह की बातें हो रही हैं? ममता कह रही है हमारे यहाँ बुवाई हो रही है, स्टालिन कह रहे हैं हमारे यहाँ तूफान आ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे यहाँ शादी ब्याह का सीजन है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और उसको रोकने का एक प्रयास हो रहा है। और एसआईआर में जो बिहार से एक संदेश आया है या फिर जो नतीजा आया है श्रीकांत जी, उसने कहीं ना कहीं बाकी लोगों को बहुत डरा दिया है। अब ममता बनर्जी ने जो फाइनल एक उनका अस्त्र था कि उन्होंने बीएलओस को, अपने खास बीएलओस को चुनाव आयोग पे ही धरना करवा दिया, उनकी ऑफिस पे चढ़वा दिया, फिर पुलिस से उनको पिटवा भी दिया। तो वो अपना मतलब शी हैज ट्राइड एवरीथिंग। और ये एक आखिरी बात की बात सिर्फ एसआईआर की नहीं है श्रीकांत भाई, ऐसी कौन सी जगह है जहां ममता बनर्जी ने ये सब नहीं किया? सीबीआई गई तो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, ईडी गई तो पत्थरबाजी करके ईडी के अधिकारियों का सर तुड़वा दिया, बीएसएफ से भिड़ गई, फौज से भिड़ गई। जब इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट जा रही थी तो उन्होंने दावा कर दिया था कि भारतीय सेना ने बंगाल में आक्रमण कर दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले ना मानने का खुलेआम उन्होंने किया। प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने विजिट को बाइकआउट किया। ममता बेलगाम है, एकदम बेलगाम है, और वो किसी भी तरह संवैधानिक संस्थाओं को एकदम, कोई बची नहीं है, कोई संवैधानिक परंपरा या संस्था बची नहीं है जिसको उन्होंने ध्वस्त नहीं किया है। 2025 के चुनाव में देखिए क्या होता है। मेरा अपना मानना है कि ममता जीतेंगी या हारेंगी ये दूर की बात है, ये तो अभी से कहना जरा मुश्किल है, लेकिन ममता इतनी कमजोर होती आपको जरूर नजर आएंगी कि ये बेलौस तरीका वो अब और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी, वो तरीका अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक आपने टीवी में देखा होगा कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। विनोद जी, ये गला दिल्ली में भी सूखा हुआ है क्या? दिल्ली को भी डर है और राहुल गांधी इसलिए मारे-मारे फिर रहे हैं, और आज जब एसआईआर पर फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक तरीके से कन्नी काट दी। तो क्या ये डर और ये गला सूख आपके राहुल गांधी का भी लग रहा है? क्योंकि आपके साथ मैंने एक वीडियो किया जिसमें ये भी निकल कर आया है कि एक और एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी पर। जी। विनोद जी, देखिए विनोद जी, उसमें मेरा एक छोटा सा सवाल और है। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस तो बंगाल में चलेगा नहीं, तो वो सिर्फ फटौवल भी तो है बंगाल में इस बार? जरा दोनों सवालों पर ध्यान दीजिएगा। जी देखिए श्रीकांत जी, ये जो गला सूखने वाली बात है ना, गला सूखना उन लोगों के साथ होता है जिनको इस बात से फर्क पड़े कि हम अगर चुनाव हार जाएंगे तो अगले चुनाव में हम उभरेंगे कैसे। राहुल गांधी को यह फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो एक और चुनाव हार जाएं, अगला 2-4 और चुनाव हार जाएं, तो वो जहां हैं वहीं रहेंगे। उनको फर्क तब पड़ेगा जब वो पूरी तरह से चुनाव के सीन से गायब हो जाएंगे, और उसमें मुझे लगता है थोड़ा वक्त है। तो ये गला सूखने वाला दिल्ली के साथ, या आपका जो इशारा था राहुल गांधी के साथ, उतना नहीं लागू होता है, इसलिए कि वहां पर हार जीत की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहां चाहे हारे चाहे जीते राहुल गांधी, उस पर कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे संसद में सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे, तब भी सारे लोग उनके पीछे लामबंद रहेंगे। बाकी आप अगर इस मामले में ममता बनर्जी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को डर लगता है या ममता बनर्जी को इससे फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर जिस तरह से पलायन शुरू हुआ है, जिसको अनुपम जी ने थ्रेडबेयर एक्सप्लेन किया, उससे ममता बनर्जी को फर्क पड़ा है। लेकिन मेरा अपना अप्रीहेंशन इसमें दूसरा है कि शायद जिस तरह से एसआईआर बिहार में हुआ है, क्या उसी तरह से या उसका 70-80% भी चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कराने में कामयाब हुई है।
भाग रहे हैं कितने लोग, और कितने लोग रुक पा रहे हैं, कितने लोगों को क्लियरेंस मिल रहा है। हालांकि बॉर्डर से कितने लोग भागे हैं उससे ज्यादा जिस रूट से आए हैं उस रूट से भी भागे हैं, जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया है। जैसे जो नदी के रास्ते आए हैं या जो बाकी रास्तों से आए हैं, वो तो उसी रास्तों से वापस गए हैं, तो वो नंबर इतना ज्यादा है कि उसको शायद कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 35,000 से 35 लाख से 1 करोड़ वोटर्स तक डिलीट हो सकते हैं। अगर ये 1 करोड़ के आसपास नंबर पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी, इसलिए कि डिफरेंस लगभग 60-65 लाख का था एनडीए और मतलब कह लीजिए ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अगर ये घूम फिर करके 30-35 38 लाख के आसपास था मुझे लगता है शायद। अगर ये घूम फिर करके 30-35 हाँ। लाख के आसपास रहेगा तो फिर वो मामला एक बार फिर फंसेगा। तो खैर ये एनआरसी, ये जब एसआईआर वाला मामला पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कितने वोटर्स डिलीट हुए, कितने वोटर्स नहीं हुए, उसके बाद देखना होगा। एक और चीज है जिसमें जिसको समझना होगा कि जो एसआईआर को लेकर के विरोध हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो डेट दी गई थी, तमिलनाडु को 3 तारीख दी गई थी, केरल को 4 तारीख दी गई थी और पश्चिम बंगाल को 9 तारीख दी गई थी कि इस तारीख को इनके फैसले लिए जाएंगे। जो अनुपम जी बात कह रहे थे सही बात है, जो निर्णय होना था वो 9 तारीख को फाइनल लिस्ट आनी थी, जो बढ़ करके 14 तारीख हो गई है। तो अब 14 तारीख को अब लिस्ट फाइनल आएगी, 1 हफ्ते बढ़ाया गया। और ये बात जो अखिलेश कह रहे थे कि शादी का सीजन है, बहुत सारे लोगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, उनको शादियां भी अटेंड करनी है, नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी चुनाव आयोग ने एड्रेस कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं अभी थोड़ी देर पहले जब वेबसाइट जो खबरों करने के क्रम में देख रहा था, तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रदेश हैं, लक्षद्वीप 100% फॉर्म जमा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर 80% के आसपास फॉर्म वापस आए हैं। बाकी सब जगह 95% के आसपास आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया लगभग पूरी होने के उस पर है। तो अब आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, और पार्लियामेंट में जो चर्चा होगी वो मैं बिना चर्चा के, बिना उसके आपको मैं अभी बता दे रहा हूं कि टीएमसी को, कांग्रेस को एसआईआर पर चर्चा करने के बाद एम्बैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि उनके पास न फैक्ट पर बात करने वाले लोग हैं, न उनके पास कोई इस तरह की बात है जो कम से कम जो 2 बड़े नेता हैं, अमित शाह जो बहुत तीखा बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जो बीच बीच में अपने जो उनका, हालांकि गुजराती एक्सेंट ही होता है, लेकिन जिस तरह की बात करते हैं वो कई कई बार बड़ा सीधे अटैक करता है। तो मुझे लगता है कि ये वैसा ही हाल होगा जैसा पिछले बार पिछले सदन में या उसके पहले लगातार डिबेट करने की कोशिश करते थे इस हिंडनबर्ग वाले मामले को लेकर के या मणिपुर वाले मामले को लेकर। तो ये इस तरह की स्थिति होगी। नन्हे जी, आप का प्रश्न था, मैं ध्यान से उतर गया, क्या आप पूछना चाह रहे थे? कि सर बंगाल में भाई कांग्रेस और ममता इकट्ठे तो लड़ेंगे नहीं, हाँ, ठीक है, इंडिया अलायंस में ठीक विस्फोट ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो इंडिया को लेकर के देखिए, आईएनडीए अलायंस को लेकर के इस तरह की बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है वो खुद इस इंडिया आईएनडीआई जो अलायंस है इसके साथ डील नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है उल्टा है मामला। आईएनडीआईए से सारे लोग कांग्रेस से मुक्ति चाह रहे हैं, इसलिए कि राहुल गांधी सबके लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। बिहार में लाइबिलिटी है, झारखंड में लाइबिलिटी है, ममता बनर्जी उनको कहीं घास डालती नहीं है, और ऐसा ही तमिलनाडु में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल है, उनके पास 2 लोग विधानसभा की सीटें हैं और 6 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं, वो भी समाजवादी पार्टी की कृपा से। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आईएनडीए जो है वो किसी तरह से साथ चल पाएगा, या कुछ साथ चलता हुआ भी नजर आ रहा है। और एसआईआर या ये जो वोट चोरी वाला मामला है, इसमें बहुत सारे वो हैं जिसमें ज्यादातर राहुल गांधी
के जो नारे हैं, चाहे वो चौकीदार चोर वाला हो, चाहे वो पेगासस का मामला उठाया हो, चाहे हिंडनबर्ग का उठाया हो, चाहे राफेल का, चाहे अब ये सारे के सारे मामले कांग्रेस पर ही उल्टे पड़े हैं। कांग्रेस ही अपने नारों को डिफेंड नहीं कर पाई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो उनके IND अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो अब राहुल गांधी से मुक्ति चाहते हैं। जी श्रीकांत। जी, मुक्ति पता नहीं मिलेगी कि नहीं। मुक्ति बड़ी दुरूह दुरूह होता है और उसको उसको खोजना भी बड़ा दुरूह कार्य है। मैं आगे जा रहा हूं और मेरा अनुपम सर से सवाल है। सर, ये इंडी अलायंस, मैं इंडिया तो बोलूंगा नहीं, ये जो इंडी अलायंस है, इसका भविष्य क्या है? क्या ये वाकई अब कागजों में सिमट गया है, या फिर टीवी चैनल में जो पत्रकार बैठते हैं और कुछ पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं, केवल उन्हीं की जबान तक मुझे दिखता है? क्योंकि जमीन पर तो इंडिया अलायंस दिख नहीं रहा है। और क्या अगर ये जमीन पर नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि देखिए, बंगाल में तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे गाये बगाए बात करते हैं, आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका नाम मनोज यादव है, और वो आपको जो भी कहते हैं, बहरहाल। लेकिन क्या ये आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया अलायंस वाकई उत्तर प्रदेश में फलीभूत होगा, बना रहेगा? उसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बंगाल में तो वो नहीं होता दिख रहा है। जी मैं भविष्य तो बाद की बात है श्रीकांत, उसका अतीत क्या है, उसका वर्तमान क्या है? इंडी अलायंस आपको अतीत में और वर्तमान में कहां सफल होते जाने दीजिए, कहां फलीभूत होते, कहां जमीन पर उतरते, कहां पे काम करते नजर आया, जो हम उसके भविष्य की बात करें। जहां तक उत्तर प्रदेश के हवाले से आपने सवाल पूछा, तो उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस के नाम पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का अपना कोई वोट 2% वोट की पार्टी रह गई है। तो एक इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, शायद उन्होंने सही कहा था, कि कांग्रेस जो है अपनी सहयोगी पार्टियों की पीठ पर पिगीबैक करके लड़ना चाह रही है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि परजीवी है, पैरासाइट है। देखिए, जहां ये बात सही है, वहां एक बात और भी कांग्रेस के अंदर एक नई विचारधारा चल रही है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, भले ही वो केजरीवाल की अपनी एरोगेंस में हुआ, पर जब दिल्ली में इन्होंने केजरीवाल से अलग होकर चुनाव लड़ा, तो केजरीवाल तो हारा, पर कांग्रेस का भी 3% वोट बढ़ा। और ये बात बहुत लंबे समय से कांग्रेस में कही जा रही है कि भाई, आप जब तक इन रीजनल पार्टीज की पीठ पर लदे रहेंगे, तब तक आपका अपना वोट खड़ा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस की आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उस दिन जब बिहार के चुनाव पर समीक्षा बैठक हो रही थी, तो जब सब लोग बोल लिए, तो अंत में जब दिग्विजय सिंह बोले, तो दिग्विजय सिंह ने, जैसे कहना, हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड, उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा, हमारे पास जमीन पर संगठन नहीं है, हमारे पास बूथ लेवल तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास जिले लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है। तो वहां पे सब नेता है, जब राहुल गांधी आते हैं या कोई बड़ा नेता आता है, तो सब वहां पे एकत्रित हो जाते हैं, उनके जाते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक किसी चैनल के उसमें एक पैनल पे मेरी बात हो रही थी, तो एक हमारे प्रयागराज के ही कांग्रेसी नेता थे, तो मैंने उनसे कहा कि जो आप ये लंबे लंबे दावे कर रहे थे, आपको इस पे कितना यकीन है? बाद में हमने उनसे पूछा, प्रोग्राम के बाद, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा परिवार जाके भाजपा को वोट दे आता है, हमारी कौन सुनता है? तो माई पॉइंट इज कि आपके पास बिल्कुल संगठन का नितांत अभाव है, कोई आदमी जमीन पर नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि भाई, जब तक आप अपने लेवल पर चुनाव नहीं लड़ोगे, तब तक संगठन कैसे बनेगा? एक बात जो मैं कई दिनों से अलग अलग विभिन्न चैनलों पे कह रहा हूं, और इस पे मैं आप लोगों की थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए, तवज्जो चाहूंगा। और शुक्ला जी, आपसे विशेष तौर से, आप यहां से बिलोंग करते हैं, आप ये बताइए, कांग्रेस का वोट खाया किसने? भाजपा ने खाया। कांग्रेस का वोट दिल्ली में केजरीवाल ने खाया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खाया, बिहार में लालू यादव ने खाया, बंगाल में ममता बनर्जी ने खाया, तमिलनाडु में डीएमके ने खाया। तो भाई, कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने खाया। कांग्रेस का वोट बैंक जिन लोगों ने खाया है, तुम उन्हीं की पीठ पर लद कर सोच रहे हो फिर से पार्टी को खड़ा कर दोगे, कैसे संभव है? दूसरी बात, कांग्रेस में एक अपनी खाल बचाओ संस्कृति है, उसके चलते लोगों ने राहुल गांधी को इस बार कन्विंस कर दिया है कि बिहार में इतनी ह्यूमिलिएटिंग हार के पीछे तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना था। हालांकि इस बार मैं इस बात से सहमत भी हूं,
मेरा मानना है कि तेजस्वी का बैगेज इतना ज्यादा था, और आपको तो मालूम है सूर्यकांत जी कि मैंने तो चुनाव के बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी 25 सीट पे सिमट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कारण ये था, मुझे नजर आ रहा था कि उनका बैगेज अपने पिताजी का, अपनी माताजी का इतना ज्यादा है, और तेजस्वी ने जनता को बिल्कुल भी विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं की कि वो अपने पिताजी से या माताजी से कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, मैंने आज एक ट्वीट किया है, अभी आपसे बात मतलब प्रोग्राम के जस्ट पहले मैंने एक ट्वीट किया है और मैं आपको दिखा रहा हूं। एक वीडियो वायरल है जहां पे एक सपा कार्यकर्ता कहते घूम रहे हैं, और उन्होंने अपना वीडियो बनाया है और ये इसमें बड़ा वायरल है। उसमें वो कह रहे हैं, और देखिए गा गा के कह रहे हैं कि सपा का सरकार रहे या ना रहे, जितने पंडित ठाकुर बनिया है सब मार खाएंगे यादवों से। वही आपने बिहार वाला शुरू कर दिया, वही शुरू कर दिया आपने। और अनुपम सर बीच में टोक रहा हूं, तो ये अखिलेश यादव ने बोला था तमाम गायकों से कि है कोई गाना मत गाना। उसी पे आ रहा हूं श्रीकांत जी। जब अखिलेश, और ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने जो ट्वीट किया है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जब अखिलेश यादव ने सपाइयों को ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा था, मैंने तब भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना अखिलेश यादव के वश में ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं, यूट्यूब पे कोई भी आदमी 2 शब्द लिख के ढूंढ ले, डिंपल यादव प्रयागराज या डिंपल यादव इलाहाबाद। 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और उनकी पत्नी यहाँ पे ऋचा सिंह जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, उनके चुनाव प्रचार में आई और सपाइयों ने उनको इतना हूट किया, इतनी बदतमीजी की, और वो आप देखिए वीडियो पे आपको कहती नजर आ रही है कि मैं अखिलेश भैया से शिकायत करूंगी, मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगी। कोई सुनने को नहीं थे यार। अभी 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रयागराज में सभा करने आए थे। सपा कार्यकर्ता इतने उत्साह में आ गए कि ये बोल ही नहीं पाए, बिना बोले चले गए दोनों भाई। अब आप सोचिए, तो मैंने तब भी कहा था कि सपा के कार्यकर्ता अखिलेश के कंट्रोल में ही नहीं है। अब रही बात कांग्रेस के साथ, आप जो गठबंधन की बात कर रहे थे, तो एक बात बड़ी मुश्किल आने वाली अखिलेश यादव की है। एक तो कांग्रेस को ये बात, इसकी इस समय पार्टी में एक चर्निंग चल रही है कि साहब हम अकेले अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारा कभी वोट बैंक खड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक बार वो कहते हैं ना, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। तो एक बार आपने तय कर लिया कि आप अकेले लड़ेंगे, तो उसके बाद गठबंधन में आप इतना हार्ड बार्गेन करेंगे कि या तो अखिलेश यादव को उनकी औकात से कहीं ज्यादा सीट देनी पड़ेगी, वरना गठबंधन नहीं होगा। ये दोनों चीज आप समझ लें। और वैसे भी मैंने आपसे बताया, कांग्रेस का कोई वोट बैंक 2% वोट बैंक है, एक विधायक है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या हालत है सामने है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि उन दोनों का मुद्दा एक है और उन दोनों का चुनावी दुश्मन भी एक है, और बहुत हद तक वोट बैंक भी एक ही जैसा है। वोट बैंक भी हाँ है। हाँ हाँ श्रीकांत भाई, हाँ, कुछ पूछ रहे थे प्लीज। कि मैं देख रहा था गाजीपुर जो लोकसभा है, जब एक बाबा जी एक बात कहते हैं कि अगर गाजीपुर बीजेपी जीत गई तो सुनामी है। मैं आज अनुभव सर की बात देख रहा था कि अनुभव सर ने कहा 2% की पार्टी बची है। सर 2.25% की। गाजीपुर में एक और फैक्टर आता है, गाजीपुर उसके इलाके के आसपास, जिसको ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। वो भी इतने लूज कैनन हैं, वो कहाँ जाएंगे उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। वैसे भी उन्होंने जिस तरह आजकल बातें कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि अगर मायावती उनको लेंगी तो मायावती के साथ जरूर अपना एक मोर्चा बनाना चाहेंगे। और अगर मायावती ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल और ओवैसी के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाती है तो फिर ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जी। और श्रीकांत भाई बताओ, सर वाली बात में बात ऐड करूंगा। सैदपुर विधानसभा है और यहाँ से सुभाष पासी, इस बार एक अंकित भारती नाम का लड़का है, उसके फादर ब्यूरोक्रेट थे और मुलायम और अखिलेश के एकदम चिन्हों पे चलते हैं, उनके तलवार चाटुकार थे। तो लड़ा है इस बार, 20-22 साल का, 25 साल का लड़का है, अभी लड़ा है, चुनाव जीता है। पर मैं देख रहा था सर, कांग्रेस का कैडर मैं बताऊं श्रीकांत भाई, हाल ये हो गया कि जो तहसील, जो शहर, जो छोटे कस्बे हैं ना, वहां भी नहीं बचा है। इनके पास तहसील में अपना कैडर नहीं बचा है। मतलब तहसील लेवल पे इनके पास 100 आदमी नहीं है कि जो हमारा कम से कम बूथ संभाल दे। और पूरी तरह आश्रित है समाजवादी पार्टी
और या बसपा, मतलब जिसके साथ पैक्ट कर ले, बस उसका कैडर यूज करके अपना काम चला रहे हैं। ये हाल है इनका उत्तर प्रदेश में। एक विनोद जी, आपको याद होगा हम लोग के शहर में एक शायर हुआ करते थे, अकबर इलाहाबादी, बड़े तंजिया शेर उनके हुआ करते थे। तो उनका एक शेर मैंने कांग्रेस के ऊपर कल ही शेयर किया था कि लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं। लीडरों की धूम है, अरे बड़ा बढ़िया लिखते थे, गांधी तो हमारा बोला है, वो बहुत उन्होंने जिन्ना पे भी लिखा, सब पे लिखा है, मीडिया पे बहुत लिखा है। तो कहते हैं लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, सब के सब जनरल है, यहाँ आखिर सिपाही कौन है। तो वहां सिपाही कोई है नहीं, सब के सब जनरल हैं, सब के सब जनरल हैं। और आप देखें जिस समय इन्होंने दिग्विजय सिंह ने यह बात कही कि हमारे पास संगठन है ही नहीं, तो संगठन प्रभारी वहां बैठे हुए थे वेणुगोपाल वॉज सिटिंग राइट देयर नेक्स्ट टू मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो बोल नहीं पाए कुछ। उन्होंने इनके मुंह पे कहा कि हमारा संगठन खत्म हो गया जमीन पे। अनुपम जी, वेणुगोपाल अभी इस कवायद में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार केरल का घोषित कर दें। वहां पर जो लड़ाई शशि थरूर और बाकी लोगों के साथ मिलके चल रही है, अभी वो उसी कवायद में है, इसलिए वो किसी को एंटेगनाइज नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये अभी उनका अपना मसला है। अब ये बताइए विनोद जी, वो हम लोग क्या कहते हैं ना, सूत ना कपास जुलाहम लट्ठम लट्ठा। आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। अरे जहां पे आपकी सरकार है वहां तो पटका पटकी चल रही है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। यहाँ सरकार भी चुनाव नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पद के लिए लगे हुए हैं। बताइए, यही तो आपके शायरी को प्रूव कर रहा है ना कि सारे के सारे जर्नल हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। तो जो अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं वो यही बातें हैं ना कि काम करने वाला कोई नहीं है। आप जहां केरल पर आप चाह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दे, वहां पर भी 4 लोग 5 लोग लड़ रहे हैं और ग्राउंड पर कोई नहीं नजर आ रहा है। आप वहां पर भी लड़ाई में अगर इसी तरह से चलेगा तो आप कहाँ लड़ पाइएगा, किस तरह से लड़ पाइएगा? मेरा एक सवाल है विनोद सर आपसे, ये कांग्रेस में मतलब कितने और चुनाव, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, शायद मैं गलत भी हूं, 95 चुनाव राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस जो है वो स्वाहा हो चुकी है, मतलब हार चुकी है। तो क्या ये सेंचुरी का वेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी को धक्के मार के बाहर निकाला जाए, और वो जो पुराने घाट नेता थे वो तो साइडलाइन भी हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो अब किसका इंतजार है कांग्रेस, और ये राहुल गांधी कब इनको नेपथ्य में ढकेलेगी कांग्रेस, या आपको लगता है कि कब एक कांग्रेस में थोड़ा इस पे बात किया जाए, कब एक नया ऊर्जा और एक नई तरीके से आप कांग्रेस को देखेंगे? कि मुझे लगता तो नहीं है, या 100 चुनाव हारने का इंतजार किया जा रहा है। जी देखिए श्रीकांत जी, कांग्रेस को लेकर के आप ये कह लीजिए कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो जाता हूँ। आप मुर्दे को वेंटिलेटर पर अगर डालिएगा तो क्या उसमें जान आ जाएगी क्या? मैं कांग्रेस को अब उससे ज्यादा नहीं देखता हूँ। कांग्रेस की स्थिति जो है उसके रिवाइवल का जो रिवाइवल की गुंजाइश या रिवाइवल की बात करना ही मुझे बेमानी लगता है। और मान लीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को या कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी से कब मुक्ति मिलेगी, तो राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट कौन होगा? राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट प्रियंका गांधी होगी। क्या प्रियंका के फेल्योर पर या प्रियंका की असफलता पर किसी नेता की इतनी हैसियत होगी कि उस पर प्रश्न चिन्ह कर पाए? लेकिन उसमें आप जो ये बातें कह रहे हैं उसमें अभी के दृष्टि से अगर आप देखिए तो एक बाइंडिंग फोर्स, हालांकि वो भी बड़ा बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब लग्गी से पानी पिलाने जैसा मामला है कि सोनिया गांधी के कारण अभी वो बचा हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी मतलब ये कहना अनुचित है कि कोई मरेगा तो वैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का दौर जब खत्म होगा या जब वो होंगी तो कांग्रेस एक बार जो भरभरा के जिसको गिरना कहते हैं वो होगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आ सकती हैं, लेकिन उस समय भी कांग्रेस के रिवाइवल पर मुझे अभी भी संदेह है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। मतलब
संगठनात्मक कारण तो है कि उनका जिले पर भी कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन आपके पास पॉलिसी भी तो नहीं है। आपके पास आपकी दुकान में कुछ ऐसा है भी नहीं जिसको खरीदार आए, जिसको लोग वो आए। आप जो बातें कर रहे हैं, शायद जो 2024 के चुनाव में संविधान बदल जाएगा, या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बात हुई, या 10,000 देने की बात हुई, उसके कारण आपको अगर 90 सीटें मिल गई अलायंस के कारण, और आप अभी उस मुगालते में, जिसको बोलते हैं ना, बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ दैट पीरियड, तो आप कांग्रेस उसी ग्लोरी में अभी भी वो रही है। उसके बाद गंगा के किनारे से बहुत पानी बह गया है। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप लर्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और आप जो नैरेटिव चला रहे हो वो सीधे सीधे झूठ का नैरेटिव है, और वो ऐसा झूठ आप बोलते हो कि अगले ही क्षण पकड़ा जाता है। मतलब, फिर मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, राफेल से लेकर के, हिंडनबर्ग से लेकर के, एसआईआर तक, जितनी भी बातें की कांग्रेस या उनका पूरा इकोसिस्टम करता है, वो अपने ही उसमें जाल में, बनाए हुए जाल में फंस जाता है। और शायद आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले और अब में बहुत अंतर है। आप बहुत सारी चीजें तुरंत वेरीफाई कर लेते हो, और कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। तो केवल अगर आप इससे कहिए कि उनके पास संगठन नहीं है, संगठन के अलावा उनके पास कोई स्कीम, प्लान भी नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने एक नई विधा शुरू की थी टीवी डिबेट्स में। वो डिबेट्स की विधा ये थी, एग्रेशन के नाम पर गाली गलौज, और एंकर को प्रश्न करना, या जो भी चैनल पर है उसको प्रश्न करना। ये इतना अनसिविलाइज सा लगता था कि इसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। और मैं बिहार की हार के पीछे उनके जो 2-3 पत्रकार थे, प्रवक्ता थे, उनके इसी तरीके को जो उन्होंने कांग्रेस से सीखा था, उसको जिम्मेदार मानता हूं। अगर आप इन सब चीजों पर काम नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर कोई सोच भी रहा है। उनको ये लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह दम हो, आप इस तरह के डिरेलियम में हो, आपका कुछ जी। हो नहीं नजर आ रहा है। और ये कांग्रेस के साथ है। दूसरा ये कि राहुल गांधी पर आप कैसे प्रश्न कीजिएगा। राहुल गांधी अगर बाहर जाते हैं, और उसके बाद चाहे वो यूरोप जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे वो सोरोस के लोगों से मिले, और वहां जा करके आप इस तरह से, आपको लगता है कि आप आईएसआई के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में जाइएगा, और उसके बाद भारत में आकर के कुछ बात कीजिएगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ के लोग को इस तरह की भी जानकारी नहीं होगी। ये बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जो कांग्रेस को, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन सबको अगर एड्रेस भी करते हैं, तब भी वो कितना रिवाइव हो पाएंगे, उसमें मुझे अभी भी संदेह रहेगा। जी श्रीकांत जी। जी, श्रीकांत मैं जी, आखिरी सवाल तक जा रहा हूँ। श्रीकांत जी, हाँ, प्लीज। मैं थोड़ा सा, शुक्ला जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं। हमारी एक मित्र हैं, और अब तो रिटायर हो गई, हिंदू में डिप्टी एडिटर थी, विद्या सुब्रमण्यम। आप शुक्ला जी जानते होंगे, दिल्ली में बेस्ड थी। तो विद्या जी आती रहती थी यहाँ पे, और उनसे बड़ी बहस होती थी, क्योंकि हम लोग वैचारिक रूप पे एकदम अलग अलग थे, तो काफी बहस होती थी। लेकिन एक बात उन्होंने कही जिससे मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई में अपने घर पे थी, और मैंने अपनी जो हमारे यहाँ मेट थी काम करने वाली, मैंने उससे पूछा कि तुम तमाम नेताओं की फोटो दिखाई, वो किसी को नहीं, राहुल गांधी की फोटो दिखाई तो उसने पहचान ली। अच्छा देखिए, कारण क्या है कि अभी मेरी एक बार बात हो रही थी कांग्रेस के एक बड़े नेता से। हमने कहा भाई कब तक आप इनको ढोगे राहुल गांधी को, और उन्होंने जवाब, आज देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आज पहले राहुल गांधी ने कहा कि रेणुका चौधरी कुत्ता ले आई, तो कौन सी गलत बात है, पार्लियामेंट में कुत्ते ही तो बैठते हैं। बात करनी थी, सोचिए, ये नेता विपक्ष है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताएं मुझसे, उन्होंने जो बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा ऐसा, अनुपम जी आपके ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास विकल्प हो तो हम आज इनको हटा दें। पैन इंडिया, ऑल इंडिया कोई चेहरा नहीं है, इसको समझिए।
एक टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, अब मैं सीधे सीधे कहूं, मुस्लिम वोट बैंक ले लिए, क्रिश्चियन वोट बैंक ले लीजिए, हिंदुओं में लिबरल वोट बैंक ले लीजिए, जिसको हर हालत में भाजपा के खिलाफ या हिंदूवादी दलों के खिलाफ वोट डालना है, तो वो कहां जाए वो? तो उसको लगता है कि भाई अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री पद के लिए तो डाल सकते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए डाल सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पे कौन रोकेगा नरेंद्र मोदी को? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको असम में दुबरी में नजर आता है। दुबरी में जहां पर बदरुद्दीन अजमल लाखों लाख वोट से जीतता था, उसको 2024 में 10.5 लाख वोट से कांग्रेसी कैंडिडेट ने, एक न्यू कमर ने हराया। और इसलिए हराया क्योंकि लोगों ने कहा कि अजमल भाई, हम तो आपको हर साल जिताते हैं, लेकिन क्या बताएं, आप अकेले थोड़ी रोक पाओगे जाके मोदी को, तो हमें कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। तो इस विचारधारा की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको हर हालत में मोदी को रोकना है, योगी को रोकना है, हेमंत बिस्वा शर्मा को रोकना है, भाजपा को रोकना है, आरएसएस को रोकना है, सनातन को रोकना है। तो उसकी वजह से कांग्रेस को वो वोट मिलना ही मिलना है। और जब तक वो वोट मौजूद है, 100 नहीं 500 1000 चुनाव हार कर भी राहुल गांधी स्थापित रहे। चलिए, स्थापित रहे। और मुझे लगता है कि वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी से बड़े स्टार प्रचारक हैं, और ईश्वर उनको 100 वर्ष की उम्र दे। नहीं, देखिए श्रीकांत जी, इस बात को इस तरह मत कहिए, इसको मत कहिए। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी से उनका जो वोटर नाराज होता है फिर मोदी के पास लौट जाता है, ये बात सच है। लेकिन राहुल गांधी इस देश की हर संवैधानिक संस्था के ऊपर लगातार जिस तरह प्रहार कर रहे हैं ना, तो हमारी तरफ एक कहावत है कि रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो भाई, कुएं की रस्सी जो है मुडेर का पत्थर काट देती है। तो भैया, वो जो लगातार वो चुनाव आयोग पे, ईडी पे, ईवीएम पे, एसआईआर पे, सीबीआई पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सारी संवैधानिक, उन्होंने तो बार बार जेनजी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र पे ही, भारतीय लोकतंत्र पे ही प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी नहीं है, इसको समझ लीजिए। नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। नहीं, बात ठीक कह रहे हैं कि ये लगातार हो रहा है, और वो इंटेंशन और प्लान के तहत हो रहा है, मतलब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मैं इसमें बात जोड़ता हूँ। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एक लेक्चर था, मैं जेनजी लोगों से ही के सामने था। मैंने उनसे ये जानने की मतलब वो कोशिश की, तो मुझे जो लगा कि जो जेनजी है वो भारत का जेनजी शायद नेपाल और बांग्लादेश का जेनजी नहीं है। लेकिन ये जो आपका डर है, ये डर बहुत पोटेंट है, इसमें बहुत ताकत है कि मेरी बेटियां उसी उम्र की हैं, और कई कई बार जब उनके प्रश्न होते हैं तो वो विचलित करते हैं। वो प्रश्न इसी तरह के होते हैं जो प्रश्न करते हैं। हालांकि मैं बहुत खुल के उनको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन नहीं, विनोद जी, आप एक्सप्लेन करते हैं, कितने माँ बाप कर पाते होंगे? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम खुल के करते हैं इसलिए कि हमको फैक्ट्स से हमको फैक्ट्स मालूम है, लेकिन और आप समय दे रहे हैं, विनोद जी। हाँ, कितने लोग समय दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए ये आपका जो डर है, इसीलिए मैंने कहा कि वो डर आपके डर में बहुत ताकत है, वो पोटेंट है, वो निश्चित तौर पर। और ये इसी इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, जो है कि सारे चीज को इतनी बार कह दो कि फिर वो गॉबल्स वाली थियरी आ जाएगी कि एक झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो उसको सच मान लिया जाए। बेसिकली ये उसी थियरी पर, हालांकि इसका ठीकरा राइट विंग पर फोड़ा जाता है, लेकिन काम जो है अभी जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ये उसी थियरी पर कर रहा है। जी, मतलब आज ये हाल है कि ममता बनर्जी जो बंगाल में कर रही, जो आपने बताया, वो जैसे इससे पहले हम ना एक और शो कर रहे थे, मैं और श्रीकांत में बैठे हुए थे, तो स्पीकर ने एक बात कही कि मेरे बड़े खास लोग बंगाल में जिबा हुए, भाजपा का कैडर, और कुछ को मैंने रेस्क्यू किया। अनुपम सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ठीक है, हम लोग बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने बहुत किया और आगे कर सकते, योगी जी आगे करेंगे, लेकिन सर कभी कभी पता दुख क्या होता है
कि हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदुत्व की, भाजपा की बात करता है तो उसको रोड पे मॉब लिंच कर सकता है कोई? दुख ये है। जी, ये दुख अच्छा है। मैं तो बस एक श्रीनिवास ये हैं दुख ये और वो दुख ये कांग्रेस दुख से जुड़े हुए ये हैं। दुख सच्चा है श्रीकांत, अच्छा नहीं है, हाँ, सच्चा है। अच्छा, हाँ। मैं दुख आपको यही है, बताऊं, एक श्रीनिवास दुख हैं ये जो है। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैंने उनका एक ट्वीट देखा, उसमें लिखा है कि राहुल गांधी फिनिक्स हैं जो अपनी राख से वापस निकलते हैं और आसमान में उड़ते हैं। ईश्वर उनको फिनिक्स बनाए रखे। बहरहाल, मैं आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं अनुपम सर से और विनोद जी से। विनोद जी, मुझे याद है और आपसे मेरी उस दिन बात भी हो रही थी जिस दिन 2024 में रिजल्ट आया और मैं बीजेपी ऑफिस बैठा हुआ था। आप जानते हैं, आपसे भी बहुत बार बात हो रही थी, लगातार हम लोग परेशान थे। उस वक्त का नरेंद्र मोदी और उनका आत्मविश्वास, और कल मैंने जो देखा, मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो उन्होंने कल बोला और जिस तरीके से अब लगातार वो खेल रहे हैं और लगातार उनके चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा है, अजय टाइप लग रहे हैं सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, तो इसके पीछे क्या कारण है अनुपम सर? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अजेयता यूं ही बरकरार रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव तक? तो कम से कम मैं ये चाहता हूं, सीधी बात बोलूं मैं, ये अ, अजेयता, और ये मैं अनुपम जी उत्तर प्रदेश के चुनाव अनुपम तक जी तो चाहता हूं, अनुपम जी बाकी किसी अनुपम जी राज्य अपनी का बात चुनाव कर लें। छोड़िए। अनुपम जी अपनी बात कर लें, फिर मैं इस पे मुझे 1 मिनट चाहिए होगा जी। नहीं, देखिए, ये बात नहीं है। तब से लेकर तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो उस दिन की मायूसी थी वो हवा हो गई, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को नजर आ रहा है, अपनी बातें भी नजर आ रही हैं, और वोटर लिस्ट का संशोधन भी बहुत अच्छा चल रहा है, उस सब का भी फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष अपने आप को इस तरह बार बार बेनकाब कर रहा है कि उसका भी असर होता है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देखिए, विधानसभा आते आते तक मुद्दे बदल जाते हैं। केंद्र में अलग मुद्दे होते हैं, राज्य में अलग मुद्दे होते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लाइन खींची है हिंदुत्व की और कानून व्यवस्था की, प्रशासन की। और ये देखना होगा कि साहब वो उसको कितने अच्छे से निभा लेते हैं, क्योंकि एवरीथिंग सेड एंड डन, सारी चीजें अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती भी है। उसका जो अपना एक सोशल, जिसे कहना चाहिए, वो सोशल नेटवर्किंग जो करते हैं, अब जैसे बिहार में जो उन्होंने जितने ग्रुप्स को ऐड किया था जाति लिहाज से, वो महागठबंधन से ज्यादा थे। इसी तरह मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये संजय निषाद थे, पल्लवी पटेल थी, और ये ऐसे जैन चौधरी थे। अब इनमें से कोई नहीं अखिलेश के साथ, अब इनमें से कोई नहीं अखिलेश के साथ, और पल्लवी पटेल को छोड़ के सब के सब भाजपा के साथ है। तो एक सोशल कोलिशन जो है, दारा सिंह चौहान, 6 आदमी मैंने आपने नाम बताए, अलग अलग जातियों के अलग अलग चौधरी हैं, अपने अपने जातियों के वोटों के ठेकेदार हैं। और ये 6 में से 6 आदमी, अखिलेश में से 6 में से 5 आदमी आपने देखा है कि भाजपा के साथ खड़े हैं, और पल्लवी पटेल भाजपा के साथ नहीं है तो भी अखिलेश के खिलाफ खड़ी है। तो ये अपने आप में बहुत असर डालेगा श्रीकांत। ठीक है, विनोद सर, फाइनली मार्क। देखिए, मैं जो देखिए अनुपम जी ने एक्सप्लेन कर दिया, आप उस पर नहीं जाता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था। आप ये बोल रहे थे कि इतना 24 के बाद से प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी दिख रही है। मैंने पूरी जिंदगी, ये कह लीजिए लगभग 30 साल की पत्रकारिता हो गई, मैंने दो एक्सट्रीम्स को कवर किया है एज अ रिपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, और मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो बस, तो जब यही 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 आपकी सबसे बड़ी चीज है कि आप, मुझे लगता है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को मुस्लिमों से बेहतर ऐसा समझते हैं। श्रीकांत जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, किसी भी पत्रकार को इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं जब जिसको कब रिपोर्टर बोलते हैं, मैं नया नया रिपोर्टर बना था,
तो बीजेपी ऑफिस जाता था, मेन रिपोर्टिंग का काम ऑब्जर्वर में मैं हुआ करता था, मेन रिपोर्टिंग किसी और के पास थी, मुझे उनके वीकली ऑफ के दिन रिपोर्ट मिलता था, नया नया रिपोर्टर था। तो मैं कई बार वो 1100 करोड़ पर पीछे हुआ करता था। मेरे एक प्रचारक मित्र थे, उनसे मुझे संघ से खबरें मिलती थी, तो मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ लंच कर रहा था और मतलब लंच में अभी के प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। वो एक छोटे से उत्तराखंड के व्यक्ति थे, वो रोटी बना करके देख रहे थे और 3 बार वाजपेयी जी का बुलावा आया। तब वो खाना खा कर के जल्दी से दौड़ते हुए गए, बोले कि इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब मैं इतनी बात कह क्यों रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत उनके साथ बैठा था, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी और उनकी जो काम करने का तरीका है वो इतना यूनिक रहा है राइट फ्रॉम द डे गो, कि उनकी उपयोगिता, उनका काम करने का तरीका, एक छोटा सा उदाहरण और करके करता हूँ। जब गुजरात में उनको जिम्मेदारी दी गई थी पहली बार, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो नंबर 2 पर आए लोग हैं उनको कांटेक्ट करके उनको अगला चुनाव लड़ाया गया और ये उनकी सफलता का कारण बना। फिर उसके बाद 30% लोगों का टिकट डिनाई, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री में बदलाव का, और इस तरह के इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो 24/7 वाला और 365/365 है। वो उस तरह के पॉलिटिशियन है और इनोवेट करते हैं। इसलिए कई अब 2024 में फेल हुए, दिल्ली 2 बार फेल हुए, तो लेकिन वो अपने आप को करेक्ट करते हैं और यही उनकी सफलता, उनका कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है कि यही उनको नरेंद्र मोदी बनाता है और इससे लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ही बनना पड़ेगा। तभी आप उनसे लड़ पाइएगा और आपके पास दूसरा कोई चारा मुझे नहीं लगता है। जी। कोई दूसरा चारा नहीं है। बहरहाल आज आप दोनों लोगों को बड़ी मुश्किल से साधा है। 3 दिन तो अनुपम सर में लग गए, 2 दिन विनोद सर में लग गए और मुझे लगता है कि एक जो चर्चा हुई है, एक बेहतर हुई और बेहतर बातचीत हुई। सवाल थोड़े अटपटे से हो सकते हैं, मासूम सवाल हो सकते हैं, क्योंकि मैं और नन्हे दोनों मासूम ही हैं और आप दोनों लोग बेहतर चीज़ों को समझते हैं। बहरहाल दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही काम आपको लगातार एक अच्छा दर्शक, एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा पत्रकार बनाए रखता है। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पे करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।